हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम वन नेशन वन इलेक्शन रहेगा दोस्तों। क्योंकि हाल ही में अगर आप न्यूज़ में देखें तो ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग कॉन्फ्रेंस एक चला है जिसमें हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा उस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया है, जिसमें कई सारे टॉपिक्स को उन्होंने जो बताया है, जिसमें आपको वन नेशन वन इलेक्शन रहा है और सिंगल वोटर लिस्ट है। तो आज सारा कुछ हम चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप यूपीएससी मेंस अगर देखें तो जीएस पेपर 2 के अंडर ये सिलेबस आपको वेरी इंपॉर्टेंट है। इंडियन पॉलिटी एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं कि क्रिटिकली एनालाइज कीजिए, और एसएससी बैंकिंग रेलवेज में भी प्रीलिम्स में भी आपको पूछे जा सकते हैं। और इसमें हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में भी चर्चा करेंगे क्योंकि एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उसके सारे कई आर्टिकल्स एग्जाम में डायरेक्टली पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम में अगर आप देखें। तो एक लेक्चर आपको होलिस्टिक अप्रोच देगा, एक आइडिया देगा आपको कि एग्जाम में किस तरह आप लिख सकते हैं। आर्गूमेंट्स इन सपोर्ट्स, आर्गूमेंट्स अगेंस्ट क्या क्या है, और क्या ये वन नेशन वन इलेक्शन नया है इंडिया के लिए, इससे पहले यूज़ किया गया है या नहीं, तो सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर है दोस्तों, अगर आप इसी तरह इंटरेस्टिंग लेक्चर्स को देखना चाहते हैं और हमारे पेन ड्राइव एंड एंड्रॉयड कोर्सेज को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हमारा वेबसाइट है www.proxygyan.com। तो अगर वहाँ पे आप विजिट कीजिए और कई सारे एंट्रेंस लेवल एग्जाम्स क्लियर करने के लिए मदद मिलेगी आपको इन कोर्सेज से, और स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज भी रहेंगे आपको, राइट। तो जल्दी से जाइए आज ही और चेकआउट कीजिए। तो चलिए आज का लेक्चर हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 80th जो ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस रहा है उसको उन्होंने एड्रेस किया है वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा, जो कि हुआ था केवेडिया में, गुजरात में। ये कब हुआ था दोस्तों? ऑन द ओकेजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डे, यानी 26 नवंबर को 1940, जो 1949 26 नवंबर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। तो हर साल इसमें इसी तरह कॉन्फ्रेंस को भी कंडक्ट किया जाता है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं 26 नवंबर 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो चुका था, राइट। उसी दिन इस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट किया जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, इस कॉन्फ्रेंस में कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रेज किए गए हैं, जैसे कि वन नेशन वन इलेक्शन, सिंगल वोटर लिस्ट। अगर आप ध्यान से देखें तो 26/11 एक वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल डे है हमारे इंडियंस के लिए, क्योंकि उस समय मुंबई टेरर अटैक भी हुआ था। तो 12 साल हो चुके हैं आज तक। तो उन्होंने इंडिया क्या एफर्ट किया है टेररिज्म को लड़ने के लिए, उस बारे में भी इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा की है। तो आज हमारा टॉपिक वन नेशन वन इलेक्शन के लिए सीमित रहेगा। इस सारे टॉपिक्स पर हम कभी रोज डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो उससे आगे बढ़े तो मैं आपको छोटा सा एक फैक्ट दे देना चाहता हूँ कि ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस क्या होता है, ये कब से शुरुआत हुई थी। सो इट इज़ बिगान इन 1921, और इस बार जो है 100 ईयर्स इसके बनाए गए हैं गुजरात इवेंट में। और इसका थीम क्या है? हार्मोनियस कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, की टू ए वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। ये थीम्स बड़े वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों एग्जाम्स के लिए। अगर आप बैंकिंग एसएससी एग्जाम्स लिख रहे हैं तो इसमें आपको डायरेक्टली थीम पूछे जा सकते हैं कि अभी जो हुआ है 80th उसका थीम क्या है, या फिर किसी और कॉन्फ्रेंस के थीम्स पूछे जा सकते हैं। तो आप इसको बाय हार्ट कर लीजिए, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आपको नोट डाउन कर लीजिए। इस साल का जो थीम है वो है हार्मोनियस कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, यानी तीनों के बीच में किस तरह कोऑर्डिनेशन बनाए रखना चाहिए, और एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के लिए क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। दिस वन ऑफ द थीम। तो आज चलिए हम टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो इलेक्शंस अभी करेंटली किस तरह से चलते हैं? तो अभी करेंटली इलेक्शंस आपको स्टेट असेंबली के अलग होते हैं और लोकसभा के अलग होते हैं, राइट। तो किसी स्टेट में अगर आप राजस्थान में देख लें तो आपको वहाँ के इलेक्शंस 2019 में आपको होते हुए दिखेंगे। अगर आप हरियाणा ले लीजिए तो आपको 2021 में होते हुए। तो डिफरेंट टाइम रहता है, उनके कार्यकाल के हिसाब से इलेक्शंस को कंडक्ट किए जाते हैं करेंटली, राइट। दिस इज द एंटायर पैटर्न। और हर 5 साल के बाद गवर्नमेंट चेंज होती है, और बीच में भी कई बार गवर्नमेंट डिसॉल्व भी हो जाती है, चाहे वो लोकसभा हो या लेजिस्लेटिव असेंबली हो या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। आप कई बार सुना होगा आपने कर्नाटक की गवर्नमेंट या फिर आप महाराष्ट्र की गवर्नमेंट, कि रात रात उनकी जो मेजॉरिटी है गिर जाती है, फिर से जो फ्लोर टेस्ट किया जाता है, फिर से मेजॉरिटी प्रूव करनी पड़ती है। तो ये सारा कुछ प्रोसीजर रहता है आपको इलेक्शंस के बाद। बट अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है डिफरेंट है, उनके लिए डिफरेंट रूल्स रेगुलेशंस रहेंगे आपको। और नेशनल जो लेवल जो लोकसभा के इलेक्शन चलते हैं उनका इलेक्टोरेट अलग रहेगा, उनके टाइमिंग्स अलग रहेंगे, राइट। अगर अब प्रेजेंटली जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी तेलंगाना में इलेक्शन चल रहे हैं, तो राइट, तो उनका डिफरेंट इलेक्शन है।
तो वन नेशन वन इलेक्शन में क्या होता है, देखिए सारे लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन दोनों के इलेक्शंस को एक ही दिन में रखा जाता है, राइट। इसका मतलब ये होता है कि वोटर्स जितने भी रहते हैं ना, तो एक ही दिन वो दो दो वोट्स डालेंगे, मतलब एक तो लोकसभा के लिए डालेंगे और अपने जो स्टेट असेंबलीज हैं स्टेट गवर्नमेंट के लिए उनके लिए वोट डालेंगे सिंगल डे एट द सेम टाइम। दिस इज अ कॉन्सेप्ट अंडर वन नेशन वन इलेक्शन। ये आइडिया अगर आप देखें ये तो आपको नया लग रहा होगा, बट इट इज़ नॉट द न्यू आइडिया। अगर आप इतिहास के पन्नों में देखें तो ये आइडिया 1967 तक इस आइडिया को फॉलो करता रहा हमारा इंडिया। उसके बाद कई सारे गवर्नमेंट डिसॉल्व होना चालू हो गए, तो मिसमैच हो गया डेट्स के बीच में, द स्टेट असेंबली और नेशनल जो लोकसभा के इलेक्शन है, तो उसकी वजह से इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया गया। और जो करंट अभी चल रहा है उसको कंटिन्यू करते आ रहे हैं तब से 1967 के बाद, क्योंकि 1968 और 1969 में कई स्टेट्स के लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो चुके हैं और लोकसभा भी डिसॉल्व हो गया था 1970 इलेक्शंस में। तो उसके बाद से जो है पार्लियामेंट के इलेक्शंस और ये जो स्टेट असेंबली सेपरेटली हेल्ड किए जाते हैं। बट इट इज़ नॉट ए न्यू आइडिया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों। ये आइडिया टिल 1967 तक इंडिया में चलता आ रहा था, राइट। और उसके बाद कई सारे एनुअल रिपोर्ट भी सबमिट किए गए हैं कि दोबारा इस आइडिया को चालू किया जाए, क्योंकि लॉ कमीशन के द्वारा जो 1999 में एक लॉ कमीशन ने रिपोर्ट सबमिट की थी उसमें मेंशन किया था वन नेशन वन इलेक्शन, क्योंकि इसके कई सारे एडवांटेजेस हैं, हम आगे चलकर चर्चा करेंगे, राइट। फिर हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भी 2016 में इसको वंस अगेन इस आइडिया को रिनोवेट करने का फिर इनिशिएट किया गया था। और नीति आयोग ने भी अगर आप देखें तो 2017 जनवरी को इसके ऊपर पेपर्स भी पब्लिश किए गए थे। सो अभी तक इसको रिनोवेट किया नहीं गया, इसको फिर स्टार्ट नहीं किया गया। हाउएवर कई लोग बात कर रहे हैं, कई लोग असेंबली में चर्चा कर रहे हैं कि इस आइडिया को लाया जाए। जैसे मैंने आपको अभी बता दिया कि इंडिया हेल्ड द इलेक्शंस फॉर असेंबली एज वेल एज लोकसभा फ्रॉम 1957 से लेकर 1967 तक इस आइडिया को फॉलो करता आ रहा था इंडिया। और आइडिया फिर रिवर्ट करने की सोच रहे थे, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर ने भी 1983 में इस एनुअल रिपोर्ट को सबमिट किया था ताकि इस आइडिया को फिर से रिवोट किया जाए। अगर ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, अगर आप एग्जाम में लिखते हैं तो एक जो है अट्रैक्टिव इंप्रेसिव इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर के पर, राइट। क्योंकि डेट्स और जो भी डाटा रहता है ना वो वेरी मच इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थ्योरी तो सभी लोग लिख देते हैं मगर करेक्ट डाटा अगर डेट्स लिखेंगे इट क्रिएट ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन एग्जामिनर, राइट। तो इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं देखिए। सो वन इलेक्शन अगर वन नेशन वन इलेक्शन अगर रखते हैं हम सारे इंडिया में, तो इससे क्या होता है कई सारे पोल एक्सपेंसेस को हम बचा सकते हैं। अगर स्टेट असेंबली एक वक्त पे हो रहा है और लोकसभा, तो दोनों को डिफरेंट एक्सपेंसेस देने पड़ेंगे, पार्टी एक्सपेंडिचर रहेगा और उनके लिए अलग से वीवीपैट्स, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, उनका अलग से इंतज़ाम करना पड़ेगा और कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जो है उनको अलग से अपॉइंट करना पड़ेगा व्हेन दे आर डिफरेंट इलेक्शंस। बट हाउएवर इसके अंडर अगर आप देखें तो पोल एक्सपेंसेस कई सारे रिड्यूस कर सकते हैं, पार्टी एक्सपेंस और पब्लिक मनी को भी हम सेव कर सकते हैं इसमें। जैसे मैंने आपको बताया एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप भी कम किया जा सकता है, उनके ऊपर बर्डन नहीं होता है कि दो बार वो करना पड़ता है, और सिक्योरिटी फोर्सेस को भी आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, राइट। सो दिस आर द फ्यू एडवांटेजेस। और टाइमली इम्प्लीमेंटेशन होता है सारे पॉलिसीज़ का, क्योंकि एक ही टाइम पे दोनों इलेक्शंस हो जाते हैं, एक ही टाइम पे एक ही वोटर लिस्ट निकलती है, सिंगल वोटर लिस्ट। इलेक्शन कमीशन को भी बर्डन नहीं पड़ता है कि सेपरेट इलेक्ट्रल वोटर लिस्ट निकाला जाए, ये स्टेट में इतने लोग हैं वोट डालने के लिए और दूसरे स्टेट में इतने लोग हैं। जब एक ही हो जाएंगे ना तो सिंगल वोटर लिस्ट निकलेगी, तो इससे आपको क्या होगा, कन्फ्यूजन की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी, राइट। और कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शन कमीशन, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सिविलियंस को क्या होता है, उनको टाइम की भी बचत होती है, 5 साल में एक बार दोनों को इलेक्ट कर लेते हैं ये। अगर आप देखें तो कई सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस जो टाइम पे जो वोट नहीं डाल सकते हैं, राइट, कई सारे इंतज़ाम भी किए गए हैं, बैलेट वोटिंग बोल के, राइट, एनआरआईज के लिए डिफरेंट इंतज़ाम किए गए हैं। बट अगर आप एक ही बार रख देंगे तो इट विल हैव ए रिड्यूस द टाइम ऑल्सो फॉर दिस पीपल, कई सारे स्टेक होल्डर्स को, और रिड्यूस बर्डन भी रिड्यूस हो जाता है, राइट। तो दिस आर द फ्यू एडवांटेजेस। अगर आपके दिमाग में कोई और एडवांटेज है तो आप एग्जाम में लिख सकते हैं, ताकि और पॉइंट्स ऐड कीजिए आप कि आपको क्या लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर आप रखेंगे तो क्या और एडवांटेजेस ऐड कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ एक रेफरेंस के लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिया हूँ, राइट। और क्या क्या चैलेंजेस है, चैलेंजेस की बात कर लेते हैं हम। देखिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट चैलेंजेस ये है कि अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस रखा जाए तो जजमेंट ऑफ वोटर्स जो है उसके ऊपर आपको भारी इफेक्ट दिखेगा, राइट। अगर आप देखिए सपोज वोटर्स का माइंड है कि हम कर्नाटक में बीजेपी को जिताएंगे। देखिए मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ।
ओके, वही दूसरे जो वोटर्स हैं, जो दूसरे जो स्टेट है बिहार, वहाँ पे दूसरी गवर्नमेंट को इलेक्ट करना चाहते हैं, तो इनके क्या होता है, तो अगर सेम ही रहेंगे इलेक्शंस तो दोनों के वोटर्स के माइंड के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, राइट, और उनके जजमेंट डिफरेंट डिफरेंट चेंज होते रहेंगे। तो इसके वजह से क्या होगा, एक स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो पाएगी सारे इसमें। तो फिर से इलेक्शन के बाद अगर गवर्नमेंट मेजॉरिटी में नहीं आई तो फिर से डिसॉल्व हो जाएगा, तो फिर से इलेक्शंस रखना पड़ेगा। सो देर विल बी सम काइंड ऑफ मिसमैच बिटवीन दिस टू स्टेट इलेक्शंस। ओके, अगर आप स्टेट को इलेक्शन पोस्टपोन कर देते हैं, अब सपोज मान लीजिए कि एपी है और लोकसभा के इलेक्शंस दोनों भी एक ही 5 साल के बाद हो रहे हैं, तो क्या होता है, एपी की जो गवर्नमेंट है कुछ सालों के बाद या फिर 1 या 2 ईयर्स को डिसॉल्व हो जाती है कुछ रीजन की वजह से। तो अभी लोकसभा इलेक्शन चलने के लिए तो 3 साल है, तो बीच में जो 3 साल का गैप है वहाँ पे अननेसेसरी विदाउट गवर्नमेंट वो स्टेट को चलाना पड़ेगा, प्रेसिडेंट रूल आ जाएगा उधर, क्योंकि दे हैव टू वेट फॉर द लोकसभा इलेक्शन, राइट। यही तो कॉन्सेप्ट है ना, आपको समझ में आया? वन नेशन वन इलेक्शन मतलब क्या है, दोनों स्टेट्स और नेशनल लेवल पे दोनों एक ही दिन पे इलेक्शन चलना है, राइट। दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर स्टेट में गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाती है तो बाकी का पीरियड कैसा करेंगे, वी कैन नॉट कंडक्ट द इलेक्शन, राइट। तो इन सारे चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आज भी जो मेथड है करेंटली उसे अडॉप्ट किया जाता है। बट हाउएवर कई सारे जो लॉ कमीशन रिपोर्ट्स हैं उन्होंने सजेशन किया है कि किस तरह से इसको ओवरकम किया जाए। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज क्या है, कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो है अपने डिफरेंट डिफरेंट एजेंडाज के साथ होते हैं, कई सारे वोट बैंक पॉलिटिक्स भी किया जाता है इसमें, और उनको सारे लोगों को, कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज को एक आइडिया पर कन्विंस करना थोड़ा बहुत डिफिकल्टी है, क्योंकि हमारा जो इंडिया है एक मल्टी पार्टी सिस्टम है, नॉट लाइक चाइना रशिया, कि चाइना में सिर्फ सिंगल पार्टी सिस्टम है। इट इज़ नॉट लाइक दैट, हमारे पास जो है कई सारे पार्टीज है, मल्टी पार्टी सिस्टम। तो सारे पार्टीज को कन्विंस करना और सिंगल प्लेटफॉर्म में लाना, इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क दोस्तों। सो दिस आर द फ्यू चैलेंजेस जो मैंने कोशिश की कि आपको अच्छे से समझा सकूं। अगर आपको फ्यू कोई और चैलेंजेस लगते हैं तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं, राइट। और जैसे मैंने आपको बताया, कई जो इलेक्शन रिपोर्ट्स और लॉ कमीशन ने जो सजेस्ट किया है, अगर आप वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करना चाहते हैं सारे इंडिया में, तो आपको पहली बात तो कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे। आर्टिकल 83, आर्टिकल 85, ओके, 172, 174, ये सारे जो 356 है जो नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो उसको भी हम अमेंड करना पड़ेगा। क्योंकि अगर स्टेट असेंबली डिसॉल्व हो गई कल, तो उसके तहत क्या गवर्नमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा चलेगी, प्रेसिडेंट रूल इम्पोज होगा, या फिर क्या क्या चेंजेस आएंगे, इन सारे चीज़ों को पहले हम पार्लियामेंट में बिल रखकर अमेंडमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद ये कॉन्सेप्ट को हम लागू कर सकते हैं, राइट। और ये हमारी जो अब सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो अगर इस सॉल्यूशन जो वन नेशन वन इलेक्शन सॉल्यूशन उस पर आप स्विच होना चाहते हैं, तो हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे जाना पड़ेगा। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, नॉट एन ईजी टास्क कि हम जैसा चाहते हैं कि रातों रात नहीं होगा है, बट हाउएवर अगर चाहते हैं तो लोग यू कैन कन्वर्ट इट, इज एन ईजी टास्क ऑल्सो, ओके। और उसके बाद अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हो जाएगी तो प्रेसिडेंट क्या होगा, अकाउंटेबल नहीं होगा हाउस के लिए उनके हिसाब से। जैसे हमारी यूएस की अगर आप देखें, वहाँ पे तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो प्रेसिडेंट अकाउंटेबल नहीं है हाउस पे, प्रेसिडेंट के कुछ अलग ही एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे भी उसी कॉन्सेप्ट को लागू करना पड़ेगा उससे पहले, तब जाकर हम सिंक्रोनाइज कर पाएंगे, राइट, लोकसभा के और स्टेट असेंबली के। तो दिस आर द फ्यू सजेशन, और मैंने आपको एडवांटेजेस क्या है और क्या क्या चैलेंजेस है, जितना सिंपल हो सके मैंने उतनी सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। वन नेशन वन इलेक्शन क्या होता है, उसके एडवांटेजेस क्या है, चैलेंजेस क्या है और सजेशंस क्या है, राइट। उससे पहले जो मैंने आपको डाटा दिया था कि ये इट इज़ नॉट ए न्यू कॉन्सेप्ट, आप उस डाटा को भी इंक्लूड कीजिए आपके आंसर राइटिंग में, या फिर आप कहीं भी आप ऐसे लिख रहे हैं, तो इट्स क्रिएट ए वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो आज चलिए हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इलेक्शन का ही टॉपिक है, तो मैंने सोचा कि इसको भी डाल दूं क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। ये स्टैटिक पॉइंट आपको डायरेक्टली एग्ज़ाम में पूछने के लिए मदद करेगा, एग्ज़ाम में आपको डायरेक्टली आंसर करने के लिए ईजी रहेगा। सो फर्स्ट पार्ट 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप देखें तो इट डील्स विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कि इलेक्शंस क्या क्या होते हैं और किस तरह से कमीशन को एस्टैब्लिश किया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पहली बार 25 जनवरी 1915 को एस्टैब्लिश किया गया था। ये भी आपको पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने जो स्टेट पीएस एग्जाम्स दिए थे तो उसमें एक क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था मुझे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कब एस्टैब्लिश किया गया था। 25 जनवरी 1950, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और क्या क्या आर्टिकल्स इससे डील करते हैं, आर्टिकल 324 टू आर्टिकल 329, यानी 324, 325, 6, 7, 8, 9, 6 आर्टिकल्स आपको
इसके इलेक्शन कमीशन से लिंक है, और एक एक आर्टिकल आपको उसके पावर्स के बारे में, फंक्शंस के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में सारा कुछ आपको डिस्क्राइब किया। मैं आगे चलकर आपको एक टेबल दिया हूँ ताकि आपको इजीली रिमेंबर हो जाए। देखिए आर्टिकल 324 क्या बोलता है, इट मेनली रिलेट्स विद द सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन ए इलेक्शन कमीशन। सो आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन जो भी रहते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो उनके अंडर आता है जितना भी इलेक्शंस हो रहा है, चाहे वो लोकसभा का ले लीजिए, राज्यसभा का ले लीजिए, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के ले लीजिए, जितने भी इलेक्शंस हो रहे हैं हमारे इंडिया में, वो डायरेक्ट कंट्रोल आएगा आपको इलेक्शन कमीशन के अंडर। उनके वोटर लिस्ट निकालना, उनको स्क्रूटनीज करना, और उनके सिक्योरिटी फोर्सेस को, एडमिनिस्ट्रेशन को जो भी सेटअप करना हो उसको सुपरिटेंडेंस करना, और उनको डायरेक्ट करना किस तरह से किया जाए काम। क्योंकि हालात देखिए, ये साल जो हालात रहते हैं वो दूसरे साल में नहीं रहते। वी हैव टू चेंज द रूल्स एंड रेगुलेशन। तो सारा कुछ काम क्या है, इलेक्शन कमीशन के अंडर आता है। और कौन सा आर्टिकल डील करता है उसे, 324। क्लियर? तो चलिए 325, नो पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन और टू क्लेम टू बी इंक्लूडेड हैज स्पेशल इलेक्टोरल रोल। देखिए कोई पर्सन को आप रिलीजन के तौर पे या फिर रेस के तौर पे, कास्ट के तौर पर आप इंक्लूड उसको इनएलिजिबल नहीं कर सकते वोट डालने से, राइट। इलेक्टोरल रोल जो निकाला जाता है वोटर लिस्ट में, तो आप उस आदमी का नाम इसीलिए नहीं निकाल सकते कि वो फलाना जो रिलीजन का है या फिर फलाना रेस का है। दिस इज नॉट परमिशेबल, दिस आर्टिकल 325। सो 326 की बात कर लें तो इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली, और ये सारा कुछ जितना भी इलेक्शंस होता है ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज। जैसे कि आप जानते हैं कि वोट डालने के लिए जो इलेक्शन जो एज रहनी चाहिए वो 18 ईयर्स है। पहले 21 थी, फिर बाद उसको रिड्यूस करके 18 कर दिया गया है। तो एज रिलेटेड आपको आर्टिकल 326 बताता है। और आर्टिकल 327 क्या बताता है दोस्तों, सो इट गिव्स द पावर्स टू द पार्लियामेंट, जितने भी प्रोविजंस है, जितने भी लॉस हैं विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू लेजिस्लेचर, चाहे वो लोकसभा ले लीजिए या फिर कोई स्टेट का स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे मैंने आपको बताया कि लॉस बदलते रहते हैं तो प्रोविजंस बनाना पड़ता है। तो जितने भी प्रोविजंस है पार्लियामेंट वो आर्टिकल 327 के तहत बना सकती है। एक प्रोविजन प्रोवाइड किया गया है, राइट, अगर चाहे तो बना सकते। क्लियर आपको? पहले सुपरिटेंडेंट कौन था, उसके बाद कौन सा पर्सन एलिजिबल नहीं किया जा सकता आपको, उसके बाद किस बेसिस पे आपको इलेक्शंस किए जाते हैं, अडल्ट सफरेज, और क्या क्या पावर्स दिए गए हैं पार्लियामेंट को। दिस क्लियर? आर्टिकल 328 आपको बताता है कि पावर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू सच लेजिस्लेचर। सपोज आप कोई भी स्टेट ले लीजिए, एपी या फिर आप कर्नाटक, तो उसमें आपको जितने भी प्रोविजंस बनाने हैं उनको, लोकल इलेक्शन जितने भी है, तो वहाँ का जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो बनाएगा, उनको पावर्स दिए गए। और आर्टिकल 329 में क्या किया गया है कि कोर्ट्स इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। जितने भी इलेक्ट्रोल मैटर्स हैं वहाँ पे कोर्ट को जो है बार कर दिया गया इंटरफेरेंस से, राइट। आफ्टर इलेक्शंस अगर वो कोई भी अपील करें तो जब कोर्ट इंटरफेयर कर सकते हैं, बट ड्यूरिंग इलेक्शंस द कोर्ट डज नॉट इंटरफेयर इन एनी इलेक्टोरल मैटर्स। So these are the very important articles, article 324, 5, 6, 7, 8, 9. So these are the very few important articles दोस्तों, अच्छे से याद कर लीजिए आप। तो स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्शन कमीशन हम देख लेते हैं। देखिए पहले एक्चुअली अगर बात करें तो इलेक्शन कमीशन इनिशियली व्हाट इज सिंगल मेंबर बॉडी थी वो, राइट। तो बाद में उसको 1980s के बाद मल्टी मेंबर बॉडी किया गया है। इसमें आपको एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिलेंगे और अदर 2 इलेक्शन कमिश्नर्स भी रहेंगे आपको, राइट। So this is very important. 1 chief election commissioner and 2 other election commissioners. और इसको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है हमारे इलेक्शन कमिश्नर को। उनकी टेन्यूर क्या होती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। इनका टेन्यूर आपको 6 इयर्स या फिर अप टू द एज ऑफ 65 इयर्स, विच एवर इज अर्लियर। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो टेन्यूर है अगर 65 इयर्स हो रही है नेक्स्ट ईयर, तो उनका टेन्यूर खत्म हो जाएगा, राइट। या फिर उनको 6 साल हो चुके हैं तो ऑटोमेटिकली उनका टेन्यूर खत्म हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि कई लोग कंफ्यूज कर लेते हैं 5 इयर्स और 60 ईयर्स से। दिस इज नॉट करेक्ट, ओके। और इनके प्रोसीजर ऑफ रिमूवल की बात करें तो इनका वेरी डिफरेंट प्रोसीजर ऑफ रिमूवल है। जैसे कि जजेस ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमीशन जैसे और सीएजी, तो इन्हीं के ग्राउंड पे इनको रिमूव किया जाता है। इनका सिर्फ एक ही ग्राउंड होता है दोस्तों, जैसे कि मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। मिसबिहेवियर अगर करेंगे और इनकैपेसिटी होगी कि अभी ये कार्यकाल को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, तो उसके बेसिस पे इनको निकाला जाता है। तो पहले क्या होता है, एक स्पेशल मेजॉरिटी से 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट होना चाहिए, वोट करना चाहिए लोकसभा में, और उसके बाद 50% जनता इसको पास किया जाता है। उसके बाद इनको रिमूव किया जाता है। बट 1 इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट दोस्तों, अगर आप एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए, एग्जामिनर आपको इम्पीचमेंट का वर्ड यूज कर सकता है।
याद रखिए कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी इम्पीचमेंट का वर्ड यूज़ नहीं किया गया है फॉर जजेस, या फिर आप सीएजी ले लीजिए। अगर आपने मेरा लेक्चर देखा होगा, सीएजी के बारे में भी मैंने लेक्चर बनाया है हमारे चैनल पे, और चीफ इलेक्शन कमीशन, इनके पर इम्पीचमेंट का वर्ड नहीं। इम्पीचमेंट आपको सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए यूज़ किया गया है, राइट, प्रेसिडेंट के लिए यूज़ किया गया। तो डोंट कंफ्यूज बिटवीन इम्पीचमेंट एंड रिमूवल। ओके दोस्तों, सो दिस अ वेरी सेम प्रोसीजर विद द जजेस की जिस तरह निकाला जाता है कि 3 मेंबर, जब भी एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है, अगर लोकसभा है तो जब भी मेजॉरिटी से जब पास करते हैं रेजोल्यूशन, तो उसके बाद एक 3 जज कमेटी बैठी जाती है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि ग्राउंड्स जो भी लगाए गए हैं ये सही है, मिसबिहेवियर इन्होंने सही किया है, या इनकी इनकेपेसिटी है, ये कार्यकाल को आगे बढ़ा पाएंगे या नहीं, तो उसके बेसिस पर डिस्कस करके रेजोल्यूशन पास किया जाता है लोकसभा के द्वारा, राइट। तो जजेस की बात करी तो उन्हीं की तरह इनका सेम स्टेटस रहेगा और सेम सैलरीज भी रहेंगी, पर्क्स भी मिलेंगे इनको, इंसेंटिव जितने भी डीए एचआरए सारा कुछ सेम रहेगा जैसे कि जजेस को मिलता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, राइट। और सेक्रेटरीट कहाँ है इनका कमीशन का? न्यू दिल्ली पे लोकेटेड है दोस्तों। और रिमूवल की तो हमने बात कर ली है कि किस तरह इनको रिमूव किया जाता है। तो चलिए कुछ फंक्शंस के बारे में हम देख लेते हैं, राइट। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द कमीशन क्या है दोस्तों? ये कंडक्ट डिसाइड करते हैं कि डेट डिसाइड किया जाता है कि किस वक्त कौन से स्टेट के इलेक्शंस किया जाए। अगर कोई गवर्नमेंट गिर जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, तो वहाँ पे बाई इलेक्शंस का भी डेट यही लोग इशू करते हैं। इलेक्ट्रल रोल बनाने का भी इन्हीं का काम होता है। इलेक्ट्रॉनिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो हम कहते हैं, वोटर आईडी आप सभी के पास होगा, तो यही लोग बनाते हैं। और लोकेशंस ऑफ काउंटिंग सेंटर्स यही लोग तय करते हैं। पोलिंग स्टेशंस किस तरह होंगे और क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ रहेगा ये, राइट, और किस तरह से सेटअप किए जाएंगे। और सिक्योरिटी फोर्सेस को भी इन्हीं को यूज़ किया जाता है इलेक्शन के द्वारा, राइट। और इलेक्शन सिंबल्स को भी अलॉट करने का यही इलेक्शन कमीशन ही काम करती हैं, राइट। और पार्टी को रजिस्टर करना पड़ता है इसमें इलेक्शन लड़ने से पहले। वो आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट्स 1951 के अंदर आर्टिकल 29 के अंदर अगर आप देखें तो रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टी के बारे में बताया गया है, राइट। तो इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है? तो अब तक अगर आप देखें 1952 से, जब से हमने इंडिपेंडेंस लाया है, उसके बाद से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कई सारे नेशनल लेवल और स्टेट इलेक्शंस को सक्सेसफुली कंडक्ट किया है और एक एक्टिव रोल प्ले करते आ रहे हैं अब तक उनका। और जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में मेंशन हुआ इक्वालिटी, पैटर्निटी, लिबर्टी और इम्पार्शियलिटी, इंडिपेंडेंस, तो सारा कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशन में इंस्ट्राइंड हुआ है उसको फॉलो करते हुए उसका और जितना भी डायरेक्शंस कंट्रोल था इलेक्ट्रल गवर्नेंस को, सबको अच्छे से निभाया है आगे चलकर। बट हाउएवर कई सारे चैलेंजेस भी आए हैं इनकी वजह से, राइट। कई सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ा क्योंकि रैम्पेंट अब्यूज़ किया जाता है पावर्स का बाय स्टेट गवर्नमेंट, राइट। गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिए जाते हैं और फिर से बाई इलेक्शंस रखा जाता है। कई सारे पार्टी लीडर स्विच हो जाते हैं। दिस आर मेजर चैलेंजेस विद डेली दैट इलेक्शन कमीशन हैज़ टू फेस, राइट। और जितना भी क्या बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को इक्विट कर नहीं पाते हैं कई बार, राइट। दिस आर द इंटरनल चैलेंजेस। तो उम्मीद करता हूँ आज का मेरा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। जितने भी हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप प्रीलिम्स ले लीजिए या फिर मेंस ले लीजिए। मेंस आंसर में अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो सारे पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं आप 150 वर्ड्स में। एक जो डाटा मैंने प्रोवाइड किया है वो भी इंक्लूड कीजिए, तो इट हैव ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन एग्जाम में। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।